बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल था जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि आज बाजोड़ में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना ये भी तकलीफदेह है और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई। हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीजें होने जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजोड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजोड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है, उन्होंने उनके खाते में डाला। नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। IBOs और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। रियासत कमजोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को और इसमें जरी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है और वो इसके अंदर शामिल हैं और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजोड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं और उनमें कुछ चीजें जो है वो बहुत तकलीफदेह हैं। छोटे बच्चों की कुछ डेड बॉडीज हैं, कुछ जख्मी हैं, एक बुजुर्ग है उनकी डेड बॉडी है और बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के मनाजिर जो है वो बाजोड़ से आए। इस पे शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा बेगुना पश्तूनों की नस्ल कुशी के पहले नताइज बाजोड़ के बच्चों का खून। शहबाज शरीफ कहता है ये ऑपरेशन खवारिज कर रहे हैं। सीरियसली खवारिज ऑपरेशन करते हैं फौज की वर्दी में? अल्लाह इनकी औलादें और खानदान इसी तरह खत्म कर दे। ये बात की शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। इस पे एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो उमर अयूब साहब का भी आया। अभी मैं आपको बताने लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आज के दिन में है तो वो यही है। यानी एक तो डीसी जितने भी हैं या जितनी भी इंतजामिया है, ज़िले हुकूमतें हैं, उनको ये पैगाम दे दिया गया है ज़िले इंतजामिया को, तमाम जिलों की, कि होम डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यानी कर्फ्यू का जो ऑर्डर है वो डीसी जारी करते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर्स, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिए गए ऑपरेशन के लिए। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे या हमारा महकमा या हमारी तरफ से इजाजत नहीं आएगी, होम डिपार्टमेंट ये ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई डीसी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर्फ्यू लगाए। एक तो ये रोक दिया गया। इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि कोई भी शख्स या डीसी वो दफा 144
का नफाज भी नहीं करेगा और उसके तहत कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी उससे वापस ले लिया जाएगा। दीगर कुछ और चीजें भी की गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी, आपको याद है मैंने आपको एक दिन पहले यह बताया था कि एक कानून है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लागू करके फाटा में और पाटा में फौज को खसूसी ताकत के इख्तियारात दे दिए थे, और वही ताकत के इख्तियारात फाटा जब मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में तो शाह फरमान के ऑर्डर से पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज को मिल गए थे, और उन्हीं इख्तियारात के ऊपर फौज जो है वो ऑपरेशन करती है। अब ये इख्तियारात जो है ये या तो वापस लिए जा सकते हैं कि एडवोकेट जनरल अपना स्टे उठा ले, जो अदालत का फैसला है वो इसके खिलाफ उसको चलने दे, या ये इख्तियारात खत्म कर सकती है गंडापुर साहब की हुकूमत कि इसके ऊपर बहस कर ले और असेंबली के अंदर इनको खत्म कर दें इख्तियारात को, तो फौज के बाद वो इजाफी इख्तियारात नहीं होंगे जिनकी मौजूदगी में वो यहां पे ऑपरेशन करते हैं। अब ये मामला वहां पे सूबाई हुकूमत ने उठा लिया, हमने एक दिन पहले इसके ऊपर बात की थी। इन्होंने कहा हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी तहफुजात हैं। 1 अगस्त से असेंबली का इजलास बुलाया गया है जिसमें इस मामले पर बहस की जाएगी कि इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वादे पैगाम है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम के लिए हर हद तक जाएंगे। ये हमारा सूबा, हमारी मट्टी है, हमारी मुशावरत के बगैर हम पर गलत फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मेरी हदायत है कि महकमा दाखिला की पेश की इजाजत के बगैर कभी भी कर्फ्यू या दफा 144 नाफिज नहीं होगा और कोई नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने दीगर अवामी नुमाइंदों को साथ बिठाया, गालिबन साथ उनके जो है वो स्पीकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया कि डीसी को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये अमल दरामद कर ले। तो अब अगर कर्फ्यू खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। मुराद सईद साहब ने यहां पे एक ट्वीट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उमर अयूब साहब ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने कहा जी साबिक फाटा के जमशुदा इजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से मासूम और कीमती जानों का ज़िया नफरत की शदीद लहर को हवा दे रहा है। यह परसों वादिय तीरा थी और कल बाजोड़ एजेंसी थी। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान खलीज खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कोई रोकेगा इस पागलपन को? क्या मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट और 16 दिसंबर 1971 को होने वाले अलमनाक नताइज से लोगों ने कोई सबक सीखा? बलूचिस्तान में अपने हकूक मांगने वाली आवाजों को बेदर्दी से खामोश कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही हैं और इन्हें कत्ल किया जा रहा है। क्या यह अक्लमंदी है? ऐसा लगता है कि यह नस्ब शुदा हाइब्रिड रजीम और इसके कठपुतली आका सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद पर फायज है। पाकिस्तान में आग भड़क रही है लेकिन फैसला साज ताकत के नशे में मस्त हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। यह वाकई अफसोसनाक है। यह जनाब इंतहाई सख्त स्टेटमेंट है मोहतरम उमर अयूब साहब का, जो अपोजिशन लीडर है। तो नाज़रीन, वहां पे अगर मिलिट्री ऑपरेशन होना है तो उसके खिलाफ एहतजाज भी तो होगा। पीटीआई के कोई बड़े मशहूर आदमी हैं, उनका एक नाम लिखा हुआ था, तो उन्होंने सर्वे करवाया तो मिर्जा साहब का बहुत नीचे डाउन जा रहे थे। वोटिंग वाला सर्वे था। वोटिंग वाले सर्वे में बॉट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। आप एक तरीकाकार है, आप पैसा खर्च करते हैं तो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो आपके हक में आ जाता है। मिर्जा साहब का पैसा भी है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद सिस्टम भी है, तो एकदम से मिर्जा अफरीदी साहब आखिरी वक्त में ऊपर आए और आकर वो शायद जीत गए वो मुकाबला। लेकिन अब आप आ जाए, मैंने एक सर्वे करवाया और ये जो सर्वे का तरीका मैंने रखा था ना, इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। इसमें जो बॉट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहां हम सवाल करते हैं 1 और 2 को लेकर, यानी अगर आप बचना चाहते हैं, नॉर्मली वैसे अगर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सर्वे करवाएं और उसको खरीदा ना जाए, उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट ना की जाए बॉट्स की, तो फिर वो ठीक सर्वे होता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बार बार इसके अंदर मुदाखलत करती है, कुछ सियासी जमातें भी करती हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं, तो मिर्जा अफरीदी वाले इशू को फिर हमने एक और तरीके से सर्वे किया और ये बड़ा सादा तरीका है सर्वे करने का। इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानी देने वाले वर्कर्स की जगह सरमायादार मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट देना दुरुस्त फैसला होगा? अब ये फैसला कोई भी करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे अली अमीन करे, चाहे कोई भी करे, बैरिस्टर गौर करे, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान अकरम राजा ने इस पर एतराज किया है। बहरहाल जो भी फैसला करे, तो ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा? तो हमने हां के लिए 1 का ऑप्शन दिया था और नहीं के लिए 2 का ऑप्शन दिया था। अब तक जो मुझे इस पे वोट मौसूल हुए हैं वो लगभग
7,800 के करीब है। 7800 वोट इस पे अभी तक पड़े हैं कमेंट्स में, 1 और 2 लेकर। और मैंने अपनी टीम को बड़ा लंबा टाइम दिया कि आप इसको जज करें और मुझे बताएं कि कितना वोट किसको पड़ा है। तो 100-150 वोट के बाद कोई एक आधा वोट पड़ता है मिर्जा अफरीदी को। ये आप निकाल लें, ये सबकी अमानत है, आप निकालें और निकालकर आप चेक कर लें, आपको फौरन पता चल जाएगा। आप निकाल लेना और निकालकर पढ़ना शुरू कर दें, 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 कितनी दफा लिखा हुआ है। लोगों ने ही डाले ना ये वोट सारे, तो आपको 1 मिलेगा 100-150 के बाद, यानी लगभग 1-2% मैक्सिमम भी लगाएं, चले 3%। लेकिन मिर्जा अफरीदी को लोग वोट नहीं कर रहे। ये मैं अवामी राय बता रहा हूं, आम आदमी ये कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट देने का फैसला किया है, या उन्हें अपने वोट जो आजाद उम्मीदवारों के वोट हैं वो उन्हें देने का फैसला किया है, तो ये उनकी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसे सरमायादारों के घरों से इनकलाब नहीं आया करता, फिर ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन इस वक्त भी एक डील मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब से जो है वो गए अमेरिका में सेनेट में, वहां पे जाके उन्होंने सेनेट के सामने मामलात रखे। लेकिन ये वही सेनेट है जहां पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दीगर कुछ और लोगों के खिलाफ ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आवाज उठाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बुखारी साहब ने जो है वो बड़े शाइस्ता अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड वो यूज करते रहे, लेकिन आसिम मुनीर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जो है वो तकलीफ होती है, वो मना करते हैं इससे। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रास्ता निकालना चाहती है, या अली अमीन गंडापुर के पास कोई रास्ता है जो उन्होंने 90 डेज की बात की है। लेकिन इमरान खान साहब, क्या जो डील इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब भी मौजूद है कुछ सोर्सेज के मुताबिक, क्या इमरान खान साहब उस डील को कबूल करेंगे? उनका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें तो लगता है कि नहीं। यानी अगर आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब का पूरा पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि जी जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सूरत जबर के निजाम के सामने नहीं झुकूंगा, मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी थोड़ी सी टोन डाउन हुई है इन मामलात को लेकर। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौके बड़े जबरदस्त हैं। यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस उस जगह पे है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक तैयार हो रही है, जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तैयारियां कर रही है, ऐसे मौका पर हमेशा हुकूमत चीजों की कीमतें कम करती है ताकि प्रेशर कम हो। लेकिन हुकूमत को इस अपोजिशन के नालायकी पर इतना यकीन है कि हुकूमत ने चीजों की कीमतें कम करने की बजाय उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल जो है 5.5 रुपए, डीजल 11.5 रुपए इन्होंने महंगा कर दिया है, और इसके ऊपर आपको ये 15 दिन में दूसरी मरतबा किया है। पहले भी इन्होंने टका की कीमत बढ़ाई थी, तो लगभग 15-20 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं गुज़िश्ता सिर्फ 15 दिनों में, और अगले 15 दिनों में ये फिर बढ़ा देंगे। और आलमी मंडी में लगातार कम होती जा रही, कम 70 रुपए से भी नीचे चली गई आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेकिन ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में 125 तक गई थी, तो तब भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कंट्रोल थी, कम थी, और तब सारे इस पे बात करते थे। आज कोई बात नहीं करता, खासतौर पे अपोजिशन बात नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि सारा इन्हिसार इस बात पे रखा हुआ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम लोगों को बाहर निकालेंगे, इमरान खान जेल काटेगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उसके बदले में हमें वोट पड़ा करेंगे। तो इन्होंने ऐसा लगता है ये सोच लिया है कि हमने इमरान खान की मकबूलियत पर रखकर ही हमेशा सियासत करनी है। जो अवामी सियासी इशूज हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज ही नहीं उठाता। आप गौर कर लेना, किसान के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली? आप इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी सोशल मीडिया पे हमने तहरीक चलाई है। प्रैक्टिकली निकले? नहीं निकले। मजदूर के लिए निकले? नहीं निकले। बेरोजगारी के लिए निकले? बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई, 22% तक चली गई, निकले? नहीं निकले। गुर्बत के लिए निकले? आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है तकरीबन, और यह सारा इसी दौरे हुकूमत में हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई? नहीं हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई। और वो सोशल मीडिया का कमाल है जो प्रैक्टिकली मैदान में निकलकर सियासत आपने मैदान में करनी होती है। अगर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको वोट डाल देती तो क्या आप इलेक्शन जीत जाते? उसके लिए लोग निकले, प्रैक्टिकली पहुंचे, डब्बों के अंदर वोट डाले और वोट डालकर उनके ऊपर पहरा दिया, इस तरह आपको सीटें मिली। तो आप प्रैक्टिकली आवाम के साथ खड़े हुए या नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। यानी महंगाई का तूफान आ गया, गरीब आदमी के साथ आप खड़े नहीं हुए, मुआशी तबाही होगी। आटे का स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई खड़ी हुई? नहीं हुई।
चीनी के स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाज किया? नहीं किया। दहशतगर्दी बेकाबू हो गई, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पंजाब में हुआ, क्या कुछ किया पीटीआई ने? कख नहीं किया। वुकला का साथ नहीं दिया, उसातिज़ा का साथ नहीं दिया, तलबा का साथ नहीं दिया जो तलबा के साथ हुआ, बल्कि बैकफुट में चले जाते हैं। हत्ता के जो सहाफियों के साथ हुआ उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफियों का साथ नहीं दिया। इमरान खान के दौर में सहाफियों को थोड़ी मार पड़ती थी ना तो सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर सहाफियों के साथ खड़ी हो जाती थी। आज इस दौर में सहाफियों को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सहाफियों का इवन नाम लेने तक के लिए भी तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। जमात इस्लामी के लोग मुझे मिलने आए, नून लीग के लोग मिलने आए, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी राब्ता किया। जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया, पीटीआई को बंदा मिलने ही नहीं आता था, डरते थे सारे। बल्कि जो राब्ता करते थे वो कहते थे इमरान साहब आप बोलना बंद कर दें। मुझे शहरियार अफरीदी ने भी ये कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि इमरान साहब आपने बिल्कुल अब कोई प्रोग्राम नहीं करना, किसी किस्म की बात नहीं करनी, बड़ी तकलीफें आपने और आपके खानदान ने देख ली है, लिहाजा अब आपने चुप करके बैठना है। मैं हल्फन कह रहा हूं, इन दोनों से आप पूछ लें, इन दोनों ने मुझे फोन करके कहा कि आपने इमरान साहब अब किसी किस्म का वीलॉग नहीं करना आइंदा जिंदगी में, आप वक्त गुजारें अभी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो मैंने इनसे कहा जी मैं तो जब अपने आप को सेहतमंद महसूस करूंगा मैं काम करूंगा। तो ये मिलने तक नहीं आए, किसी दोस्त ने बातचीत करवा दी, कभी तो करवा दी। तो ये बिल्कुल मीडिया के साथ खड़े नहीं हुआ। सत्तूर के साथ जो हुआ, मुतीउल्लाह जान के साथ, सहाफी अहमद फरहाद साहब के साथ, शायर भी हैं, समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, सिद्दीक जान के साथ जो हुआ, पाकिस्तान से बाहर जो सहाफी बैठे हुए हैं उनका नाम लेते हैं। इक्का दुक्का एक दफा अली मोहम्मद खान साहब ने नाम लिया, आलिया हमजा